षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के लुट लकार के रूप बना रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का तात्पर्य है कि सब धातुओं का एक लकार बनाना, एक एक धातु के 10-10 लकार नहीं बनाना। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जब हमको सब धातुओं के सामने एक प्रत्यय को बैठाना है, हमने लुट प्रत्यय को बैठा लिया सब धातुओं के सामने, तो हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो 5 उपांगों का हम विचार करते हैं। पहला उपांग होता है प्रत्ययादेश, दूसरा होता है धात्वादेश, तीसरा होता है इडागम और चौथा होता है अतिदेश। और जो 5वां उपांग है द्वित्व और अभ्यास कार्य, उसकी आवश्यकता लुट को नहीं है, क्योंकि द्वित्व केवल 5 प्रत्ययों में होता है, लिट सन यंग चंग श्लू। तो श्लू हम साधातु में देख चुके हैं और बचे हुए 4 जब हम लगाएंगे तब हम द्वित्व का विचार करेंगे। अभी हम 4 उपांगों को जान चुके हैं और 4 उपांगों को जान करके अब हम धातुओं में लुट लकार के प्रत्यय लगाएंगे। तो प्रत्यय हमारे सामने है ता तारा उतारा, तासी तास्था तास्त, तास्मी तास्मा तास्मा। और आत्मने पद में ता तारा उतारा, तासे तासाथे ताध्वे, ताहे तास्वहे तास्महे। ये हमने प्रत्यय बना लिए। इस काम का नाम है प्रत्ययादेश। दूसरा कार्य धात्वादेश। तो आधातुक प्रत्यय परे होने पर किस धातु के स्थान पर क्या आदेश होता है उसका विचार हम कर चुके हैं। और तीसरा कार्य है इडागम। उसको हमने विस्तार से जान लिया है कि कितने धातु सेठ हैं, कितने अनिट हैं, कितने वेठ हैं, और कौन कौन से प्रत्यय सेठ हैं, कौन से अनिट हैं। तो तास प्रत्यय बलादि अर्धातुक है और किसी ने इसका निषेध नहीं किया है, इसलिए तास प्रत्यय परे होने पर हमको इडागम का विचार करते हुए चलना है। और अतिदेश का विचार भी हम कर चुके हैं। तो अब हम क्रम से धातुओं के लुट लकार के रूप बनाते हैं। तो किसी भी धातु से जब कोई प्रत्यय लगता है तो क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए हमें दोनों तरफ देखना पड़ता है। अकेले कोई कार्य नहीं होता। तो हम प्रत्यय को देखें, फिर हम धातु को देखें। तो प्रत्यय को हमने देखा, इन सारे प्रत्ययों के आदि में तास बैठा हुआ है और तास ये बलादि अर्धातुक प्रत्यय है। इसके परे होने पर हमें विचार करना ही पड़ेगा कि जिस धातु से इसको लगाया है वो धातु सेठ है कि अनिट है कि वेठ है। तदनुसार आगे हम बढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया में हमने धातुओं के 2 हिस्से बनाए, अजंत और हलंत। अजंत धातुओं को अंतिम अच के आधार पर विभाजित किया, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, रीकारांत। और एजंत जितने धातु थे उन सबको हमने आकारांत के साथ मिला दिया। इसलिए मिला दिया कि आधातु प्रत्यय परे होने पर सारे एजंत धातु आदेश उपदेश शिति से आकारांत हो ही जाते हैं। और हलंत धातुओं को हमने बांटा है उपधा के क्रम से, अदुपध, इदुपध, उदुपध और ऋदुपध। और जो इनसे बच गए वो शेष। इसी क्रम को लेकर के अभी तक प्रक्रिया सिद्ध की है। किंतु ये जो सहज बोध पुस्तक है द्वितीय भाग, इसमें हमने जो धातुओं के सेठ अनिट का क्रम लिया है अंतिम व्यंजन के आधार पर, ककारांत, चकारांत, छकारांत, उस क्रम से रूपों की सिद्धि कर दी है। पर उससे ये सरल है यदि हम उपधा के आधार पर करें। तो हम इसी क्रम के अनुसार बोल रहे हैं और आप पुस्तक पढ़ते समय तदनुसार व्यवहार कर लें। सबसे पहले हम आकारांत धातुओं को लेते हैं। तो आकारांत धातु के सामने हमने प्रत्यय को बैठाया। हम केवल एक प्रत्यय बैठाएंगे ता।
एक के बनने से सारे रूप वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रत्ययों में अलग अलग प्रक्रियाएं है ही। तो एक धातु लेंगे, उसके सामने एक प्रत्यय बैठाएंगे, उससे जो रूप बनेगा तो पूरे 18 प्रत्ययों में वैसा ही रूप आप कल्पित कर लें। तो आकारांत धातु में पहला धातु लेते हैं दरिद्रा, ये विशेष धातु है। तो दरिद्रा धातु के लिए पहला हम ये विचार करें कि सेठ है क्या नीच है। प्रत्यय तो सेठ है, निश्चित हो चुका है, तो अब धातु का विचार करते हुए चलें कि सेठ है कि अनिट है। तो दरिद्रा धातु अनेकाच है, अनेकाच होने से ये सेठ है। तो इसके बाद जो प्रत्यय आया है ता, उसको इडागम करके बन गया इता, दरिद्रा और इता। तो यहाँ एक वार्तिक आता है दरिद्रा धातु के लिए ही बना है वार्तिक कि दरिद्राते राध धातु के विवक्षिते आलोपो वाच्य है। दरिद्रा धातु से जब आ धातु प्रत्यय की विवक्षा की जाती है, यानी प्रत्यय लगाया नहीं जाता, लगाने की इच्छा की जाती है, तभी दरिद्रा धातु के आ का लोप हो जाता है। तो इस प्रत्यय के आने के पहले ही हमने दरिद्रा धातु के आ का लोप कर दिया, तो ये हो गया हलंत, तो बन गया दरिद्रता, दरिद्रता, दरिद्रतारो, दरिद्रतारः। इसके अलावा जितने भी आकारांत धातु हैं और जितने भी एजंत धातु हैं, ये सब अनिट है। तो एजंत धातुओं को हम आदेश उपदेशेष्टि सूत्र से आकारांत बना लें और ता प्रत्यय उसमें जोड़ दें, और आकारांत में भी सीधा ता प्रत्यय जोड़ दें, तो पा पाता, दा दाता, धा धाता, वा वाता, मा माता, या याता, ला लाता, ये बन गए। और जो एजंत धातु हैं उनको हम आकारांत बनाए, पहले उनके एज के स्थान पर आकार आदेश करें और ता प्रत्यय को लगा दें, इडागम करना ही नहीं है। तो धे धा धाता, ग्लई ग्ला ग्लाता, म्लई म्ला म्लाता, वे वा वाता, व्ये व्या व्याता। इसी प्रकार हम सारे एजंत धातुओं के भी रूप बना लें और आकारांत के बना लें। इस प्रकार हमने आकारांत और एजंत मिलाकर 9 गणों में जो 66 धातु हैं उन सब के हमने लुट लकार में रूप सिद्ध कर दिए। अब हम इकारांत और इकारांत धातुओं को लेते हैं। तो हमने देखा कि इकारांत धातुओं में श्री और श्री 2 धातु सेठ हैं। सेठ हैं अर्थात इनके बाद जो प्रत्यय आएगा ता, उसमें इडागम होगा तो इता हो जाएगा। तो श्री और इता, तास प्रत्यय आर्धातुक है और कितने है, युतणित भी नहीं है। तो स्तास प्रत्यय के परे होने पर इगंत अंग को सा धातु आ धातु की ओर से हम गुण करेंगे, तो श्री गुण किया तो श्रेय, और इता एचो यवाय आवा से ए को आयादेश किया तो श्रयिता, श्री श्रेय श्रेय, श्रयिता, श्वी श्वे श्वय, श्वयिता, और डी डे डय दयिता, शी शे शय शयिता। ये 4 धातु तो सेठ हो गए, 2 इकारांत और 2 ईकारांत। ये हमने 4 धातु बना लिए इकारांत में से। अब हम विशेष धातुओं के रूप बनाते हैं लुट में। तो डुमी प्रक्षेपणे धातु हमने पढ़ा है, इसको मीनाति मिनोति दिंगाम ल्यपिच सूत्र से आत्व होता है एज विषयता में, तो इसको आत्व हो गया, एज विषयता में आत्व हो गया, क्योंकि ता प्रत्यय सामान्य अर्धातुक है, कित नहीं है, इसके परे होने पर इसको गुण होने वाला था, तो तद विषयता में इसको हमने आत्व कर लिया, तो मी को हो गया माँ, तो माता। और जो मी धातु है इसको ही माँ हो जाएगा तो माता। और दींग धातु से आत्व करके दाता, तो मी माता, मी माता और दींग दाता। और विभाषा लीते सूत्र हमने पढ़ा है कि जो लिंग श्लेषणे और ली श्लेषणे धातु हैं, इनको भी एज विषयता में आत्व हो जाता है, तो ली को भी एज विषयता में आत्व होगा तो लाता। तो मी माता, दी दाता और ली लाता। ये विशेष धातु हुए जो इन 2 सूत्रों का विषय बने, मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच और विभाषा लीयते है। अब ईकारांत में 2 धातु और विशेष आते हैं, वो सदा ही अलग चलते हैं, अपने समुदाय से बाहर होकर चलते हैं। यह है दीधींग और वेविंग।
इनके लिए दो सूत्र विशेष बने हुए हैं, दीधी वेवी टाम और ये वनयोर दीधी वेव्यो। ये दीधी वेवी जो धातु हैं इनको कभी गुण वृद्धि नहीं होती, इनको ना गुण होता है न इन्हें वृद्धि होती है। तो दीधी धातु से हमने इता प्रत्यय लिया आत्मनेपदी, वेवी धातु से भी इता प्रत्यय लिया आत्मनेपदी। तो सार्वधातु का आधातु की ओर से जो गुण प्राप्त हुआ उसका निषेध हो गया दीधी वेवी टाम से, तो गुण नहीं हुआ। अब जब गुण नहीं हुआ तो इनको क्या करें? तो दीधी के बाद जब इता आया आजादी प्रत्यय, तो एर अनेकाचो संयोग पूर्व से सूत्र से यहाँ पर हमको यण प्राप्त हुआ। उस यण को बात करके सूत्र आता है यी वनयोर दीधी वेव्यो हो। दीधी और वेवी धातुओं का जो इकार, इसका लोप हो जाता है इकार परे होने पर और यकार परे होने पर। तो दीधी वेवी के बाद इट का इकार है, इसके परे होने पर दीधी वेवी के इकार का लोप हो गया, तो बना दीधिता और वेविता। तो इस प्रकार हमने विशेष इकारांत धातुओं के लुट लकार के रूप बना लिए। श्री, श्वी और डींग, शी ये चार धातु सेठ है। और मीनाति मिनोति दींगाम लेपिच विभाषा लिए थे सूत्र से कहे जाने वाले मीनाति मिनोति दींग और ली धातु, लींग श्लेषणे और ली श्लेषणे, इतने धातुओं को आत्व होता है। कब होता है? शित भिन्न एज निमित्तक प्रत्यय परे होने पर। प्रत्यय ऐसा होना चाहिए जो एज का निमित्त हो। तो जो ता प्रत्यय है इसके परे होने पर गुण इनको प्राप्त है, क्योंकि ता प्रत्यय किदगित नहीं है, इसलिए एज निमित्तक है। और शित से भिन्न है, इसलिए इसके परे होने पर गुण प्राप्त हो रहा था। तो गुण निमित्तक शित भिन्न प्रत्यय परे होने पर इन धातु को हमने आत्व किया। तो मीनाति से बनाया माता, मिनोति से बनाया माता, दींग से बनाया दाता और ली से बनाया लाता। और दो धातु दीधिंग वेविंग जो आए इनके इकार का हमने लोप किया ये वनयो दीधी वेव्यो से। इतने विशेष धातु थे। अब जो बचे वो सामान्य है। सामान्य अंग कार्य कुल दो हमारे पास है। तो सामान्य अंग कार्य के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, यही मूलभूत सूत्र हैं अंग कार्य के। सार्वधातु का आधातु की हो, इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर। और हलंत के लिए है पुगंत लघु बुधस्य च, लघु पदांगा वयव जो इक, उसको गुण होता है सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर। तो अब जो इकारांत और इकारांत धातु बचे, इन विशिष्ट धातुओं को छोड़कर श्री, श्वी, डींग, शींग, डुमीय और मीय और लींग और ली, दीधी और वेवी, इतने धातुओं को छोड़कर जितने इकारांत और इकारांत धातु बचे, इनके इकार के स्थान पर हम सार्वधातु का आधातु की ओर से गुण करें बस। क्योंकि बचे हुए सारे धातु अनिट हैं, केवल गुण कर लें और ता प्रत्यय को जोड़ लें। जितने भी लोग तका के प्रत्ययों को जोड़ते, जैसे नी, नेता नेता रहु नेता रहा, जी जेता जेता रहु जेता रहा, ची चेता चेता रहु चेता रहा, क्री क्रेता क्रेता रहु क्रेता रहा। ये हम सदा ध्यान रखें कि आधातु प्रत्ययों को गणों से कोई लेना देना नहीं है। तो भुआदिगण का जी और स्वादिगण का ची और क्रियादिगण का क्री, ये सब एक है आधातु प्रत्यय की दृष्टि से। आधातु प्रत्यय की दृष्टि में सब एक है, उनके लिए बस इकारांत है। आधातु प्रत्यय को गणों से कोई प्रयोजन नहीं होता, तो गणों का विचार हमें करना नहीं है। सारे गणों के धातु हमने एक साथ रख लिए और सारे इकारांत इकारांत धातुओं के लुट लकार के रूप हमने निष्पन्न कर लिए। अब हम उकारांत धातुओं के रूप बनाएंगे लुट लकार में, पहले विशेष धातु बाद में सामान्य धातु। यही विधि है काम करने की। प्रकल्प चापवाद विषयम तत् उत्सर्गो भिन्नविष्टे, ये सिद्धांत है। जहाँ कुछ विशेष बात कही जा रही है उसको पहले बना लें और फिर सामान्य के लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त होता है, क्योंकि सारे सामान्य वैसे ही बन जाएंगे।
तो हमने पहले लिया ऊणु धातु, जो कि अनेकाच है। अनेकाच होने से सेठ है, और इसके लिए विशेष सूत्र आया विभाष ओनो। ऊणु धातु से परे आने वाले जो सेठ धातु प्रत्यय होते हैं वे विकल्प से गित माने जाते हैं, विकल्प से गितवत होते हैं। तो ऊणु धातु से ता प्रत्यय है, सेठ होने से इडागम होकर के इता हो गया। ये इता जब गित नहीं हुआ तो ऊणु को गुण हो गया सा धातु का आधातु की ओर से, और गुण होकर एचो यवायावा से अवादेश किया तो ऊर्णविता, ऊर्णु, ऊर्णो, ऊर्णव और इता ऊर्णविता ये बन गया। और जब इस प्रत्यय को विभाषोणो सूत्र ने गित कर दिया पक्ष में तो गुण का निषेध हो गया। प्रत्यय को गित क्यों किया गया है? गुण का निषेध करने के लिए। तो जहाँ प्रत्यय गित हुआ तो किंग टीचर ने गुण का निषेध कर दिया। जब गुण का निषेध हो जाता है तभी इकार के स्थान पर इयंग और उकार के स्थान पर उवंग आदेश हो सकते हैं। तो गुण का निषेध हुआ तो ऊणु का जो उकार था अंत में उसको आचिषण धातु भ्रुवाम योर यंग होंगे उस सूत्र ने उवंग आदेश कर दिया, तो बन गया ऊर्णविता, ऊर्णविता, ऊर्णवितारु, ऊर्णवितारः और ऊर्णुविता, ऊर्णुवितारु, ऊर्णुवितारः। ये दो रूप बन जाएंगे ऊणु धातु से। अब हम सेठ उकारांत धातुओं को देखते हैं कि उकारांत धातुओं में कितने सेठ हैं। तो उकारांत धातुओं में हम जानते हैं 6 धातु सेठ हैं, यू, रू, नू और स्नु, क्षु, क्षु। ये सेठ हैं तो इनके बाद आने वाले तास प्रत्यय को जगम हो जाएगा तो इता बन जाएगा। इता, इतारु, इतारा प्रत्यय बनेंगे। तो यू है, इट है और ता है। साधातु का धातु की ओर से हमने इगंत अंग को गुण किया तो बना यो, और एचो यवा यावा से ओ को अवादेश किया तो बना यविता, यू, यो, यव, यविता। इसी प्रकार रू, रो, रव, रविता, रू, रो, रव, रविता, नू, नो, नव, नविता, स्नु, स्नो, स्नव, स्नविता, क्षु, क्षो, क्षव, क्षविता, क्षणु, क्षणो, क्षणव, क्षणविता। ये 6 धातु जो सेठ हैं उकारांत में, इनके रूप हमने निष्पन्न किए। ये हो गए। इसके साथ वेट धातु हम देख लें। वेट, तो वेट धातु में हमने पढ़ा है स्वरति, सूति, सूयति, धूय, उदितो वा। तो सूति, सूयति और धूय ये 3 धातु उकारांत हैं जिनको इस सूत्र ने वेट कहा है, अर्थात इनके बाद आने वाले वलादि धातु प्रत्यय को विकल्प से जागम होता है। तो ये 2 शूंग धातु तो आत्मनेपदी है, धूय धातु उभयपदी है, किंतु ये ता प्रत्यय ता, तारा, उतारा तो आत्मनेपद परस्मैपद में समान ही होते हैं। तो इनसे हमने ता प्रत्यय लगाया विकल्प से। तो सू से जब ता लगाया, इडागम नहीं किया तो गुण करके सोता, और धू से धोता, और जब इडागम कर दिया तब भी गुण किया तो गुण करके एचो यवायावा से अवादेश हुआ तो सो, सव, सविता, धू, धो, धव, धविता। तो सू से सोता सविता और धू से धोता धविता। ये हमने 6 धातु जो सेठ थे उनके रूप बना लिए, और 3 धातु जो वेट थे उनके रूप बना लिए। अब उकारांत में हम उन विशेष धातुओं को देखते हैं जिनके बाद आने वाले तास प्रत्यय को गित कर दिया गया है। ये कौन से धातु हैं? सूत्र है गांग कुचादिभ्यो यणिन गित। गांग धातु और कुचादि धातुओं के बाद आने वाला यित लिट से भिन्न प्रत्यय गित होता है। तो कुचादि धातुओं में 5 धातु उकारांत हैं। एक गु पुरुषोत्सर्गे, ध्रुवगति स्थैर्यो, कुंग शब्दे और स्तवने, धू, विधूनने। ये 5 उकारांत धातु हैं कुचादिगण में। इनके बाद आने वाले कित से भिन्न प्रत्यय को गित किया जा रहा है। तो ये 5 धातु कुचादि हैं। इनके बाद जब प्रत्यय आएगा तो गित हो जाएगा। गित होने से गुण नहीं होगा, गुण नहीं होने से जो कार्य गुण न होने के बाद कहेगा ही वे हो जाएंगे।
तो इनमें से 3 धातु तो अनिट हैं, कु, गु और ध्रु। तो कुता, कुतारो कुतारः, गुता गुतारो गुतारः और धृता धृतारो धृतारः, ये 3 बन गए। और जब नु और धु धातु के बाद तास प्रत्यय आया तो ये 2 धातु दीर्घ उकारांत हैं, और दीर्घ उकारांत सारे धातु सेठ होते हैं, तो ये सेठ हो गए। सेठ होने से इडागम हो गया, तो नू और इता, इडागम होने से इता बन गया ये। किंतु गांग कुटादिभ्यो इंगित सूत्र ने इस प्रत्यय को गित कर दिया, क्योंकि नू धातु कुटाती है, नू और धू धातु कुटाती है। जब गित हो गया तो किंगित जने गुण का निषेध कर दिया। गुण का निषेध हुआ तो अचिश धातु भ्रुवाम योर उभंग सूत्र ने इस उ को उभंग कर दिया, तो नू नुविता और धू धुविता, ये विशेष धातु हो गई। तो 6 धातु सेठ हमने पढ़े, और 3 2 5, ये 5 हमने कुटादी धातु पढ़े, जिनमें 3 अनिट हैं और 2 सेठ हैं। इसके अलावा उकारांत धातुओं में एक धातु का विचार हमें और करना चाहिए धातु प्रत्यय आने पर, वो है भ्रू धातु। भ्रू धातु को भ्रुवो वची सूत्र से वच आदेश हो जाता है। भ्रू धातु से जब लृट लगा के प्रत्यय आने लगे ता तारा उतारा, तभी भ्रू धातु को वच आदेश हो गया। तो जब वच आदेश हो गया तो वच होता, चोकू से चाकू का हो गया, वक्ता, वक्ता वक्तारु वक्तारा। इस प्रकार हमने सारे उकारांत धातु ग्रुप भी निष्पन्न कर लिए। उकारांत उकारांत, आकारांत इकारांत इकारांत उकारांत उकारांत, ये सारे धातु ग्रुप निष्पन्न हो गए। एक एक वर्ग ग्रुप बनाते हैं। पाणिनि ने ऐसे ही किया है। पाणिनि ने जब इकाह कहा है, इगंत कहा है, और सारे इगंत के लिए एक साथ कार्य कह दिए, तो हम भी सारे इगंत के एक साथ बनाए। जब वो इगुपद कहते हैं तो हम सारे इगुपद के बनाए, तो हमारी सारी लक्ष्य सिद्धि एक साथ हो जाएगी। तो पाणिनि धातु पाठ के क्रम से एक एक धातु को लेकर 10-10 लकार बनाना, ये सर्वथा असंगत है। ये पाणिनि सम्मत कार्य ही नहीं है, और जीवन का समय नष्ट करने का साधन है। बनाते रहे, एक धातु के लिए 10 लकार बनाए, दूसरे का लिए 10 लकार बनाए, 2000 धातु की लकार ही बनाते रहे, फिर उसके साथ समाधि प्रत्यय लगाते रहे, तो करते करते पूरा जीवन केवल धात्वाधिकारी प्रक्रिया में बीत जाए। उसके बाद भी समझ में नहीं आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो यथाक्रम अब हम ह्रस्व ऋकारांत धातुओं को लेते हैं। ह्रस्व ऋकारांत धातुओं के विषय में पढ़ा है कि 2 धातु इसमें सेठ हैं, ब्रिंग और ब्री, और एक धातु वेट है, स्व्री। बचे हुए सारे के सारे अनिट हैं। तो देखिए, ब्रिंग ब्री 2 धातु सेठ है, तो इनसे हम सेठ प्रत्यय लगाएंगे। इता इतारो इतारा, ता लगाएंगे डागम करेंगे तो इता इतारो इतारा प्रत्यय बन गए। अब इता इतारो इतारा प्रत्यय लगाए तो व्री धातु और इता प्रत्यय कित नहीं है, तो गुण किया तो वरिता बन गया। ब्रिंग से भी वरिता और व्री से भी वरिता। अब ब्रिंग ब्री धातुओं के लिए और दीर्घ ऋकारांत धातुओं के लिए एक सूत्र आता है, व्री तो वा। ये 249 पृष्ठ पर दिया हुआ है, दूसरे भाग में देखिए। व्री तो वा, ब्रिंग ब्री धातु और दीर्घ ऋकारांत जो धातु हैं, इनके बाद आने वाला जो इट, इडागम का इट, वो दीर्घ हो जाता है और विकल्प से दीर्घ होता है। तो जब दीर्घ नहीं हुआ तो वरिता, और जब दीर्घ हो गया तो वरीता। वरिता वरीता, ये 2 रूप बने। अब हम लेते हैं वेट धातु जो है ऋकारांत स्व्री। स्वरति सूति सुयति धुएं उदितोवा सूत्र से जिस स्व्री धातु को वेट कहा है, तो स्व्री धातु से हमने सेठ प्रत्यय लगाया इता, तो गुण होकर स्वरिता, और जब अनित प्रत्यय लगाया तो गुण होकर के स्वरता। स्वरिता और स्वरता, ये 2 रूप बनेंगे। ब्रिंग ब्री और स्व्री 3 के बनने के बाद जितने ऋकारांत धातु बच गए, ये मान लीजिए कि सारे अनिट हैं। हमने इडागम को पढ़ा है। इडागम को अच्छी तरह से पढ़ करके और अच्छी तरह से हृदयंगम करके, इसको पचा करके, तब हमको किसी भी प्रत्यय को लगाने की प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए। नहीं तो वहीं हम इडागम का विचार करेंगे, वहीं हम अंगकार्य का विचार करेंगे, वहीं हम संधि का विचार करेंगे, तो हम लड़खड़ा जाएंगे। 3 काम हमें करना है। इडागम का विचार करना है, फिर हमको अंगकार्य का विचार करना है, अंत में हमको संधि का विचार करना है। तो 3 काम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए इडागम को पहले हृदयंगम कर लें, उसके बाद हम प्रक्रिया में प्रवेश करें, तो हम लड़खड़ाएंगे नहीं। अंगकार्य लुट के लिए विशेष है नहीं, 2 ही सूत्र हैं। तो अब जो धातु ऋकारांत बच गए,
ब्रिंग ब्रिंग और सूर्य को छोड़ करके ये सब अनिट है, तो इनसे ता प्रत्यय लगाइए और साधातु का धातु की ओर से गुण करके ऋकार के स्थान पर अर बना दीजिए। तो क्री कर्ता, री हरता, ध्री धरता, भ्री भरता, इस प्रकार सारे रस्व ऋकारांत धातुओं के लुट लकार के रूप निष्पन्न हो गए। हम दीर्घ ऋकारांत धातुओं को लेते हैं जिनके अंत में दीर्घ ऋकार है। तो दीर्घ ऋकारांत सारे धातु सेठ है, ये हमने जाग में पढ़ा। तो इनके आगे हम बैठाएंगे इता, तानी बैठाएंगे इता, और सार धातु का धातु की ओर से गुण कर देंगे ऋकार के स्थान पर अर। तो ज्री जरिता, श्री शरिता, त्रि तरिता, ग्री गरिता, क्री करिता, ये बनेंगे रूप। और साथ ही व्रीतो वा सूत्र आएगा जो कहेगा कि ब्रिंग ब्रिंग और दीर्घ ऋकार के बाद आने वाला जो इट है उसको विकल्प से दीर्घ होता है। तो दो रूप बनेंगे, तरिता तरीता, जरिता जरीता, शरिता शरीता, गरिता गरीता, करिता करीता। तो दीर्घ ऋकार को हमने गुण किया साधा तो आधा की ओर से, और इट को हमने विकल्प से दीर्घ किया व्रीतो वा सूत्र से। तो इस प्रकार दीर्घ ऋकारांत भी सारे धातुओं के रूप लुट लकार में निष्पन्न हो गए। एता बता सारे अजंत धातुओं के रूप हमने लुट लकार में बना दिए। अब हम हलंत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाए। अभी तक के विवेचन से हमने जाना कि धातु तीन प्रकार के हैं, अनिट, वेट और सेठ। इडागम का विचार करके ही आर्धातुक में प्रवेश करना चाहिए। लुट लकार के हम रूप बना रहे हैं और ताश प्रत्यय सेठ है। तो अनिट धातु के बाद जब ये प्रत्यय आएगा तो इडागम नहीं होगा, सेठ के बाद आएगा तो इडागम होगा, और वेट के बाद आएगा तो विकल्प से इडागम होगा। तो इसलिए हम संधि कार्यों का सम्यक अभ्यास कर लें। जो हमने इडागम पढ़ा है उसको हृदय में धारण कर लें। धातु को देखने के साथ ही हम जान जाएं कि इसके बाद आने वाले ताश प्रत्यय को इडागम करना है कि नहीं करना है, कि विकल्प से करना है। और अतिदेश, किन धातुओं के बाद आने वाला ये ताश प्रत्यय गित होगा और किन के बाद गित नहीं होगा। तो हमने 3 सूत्र पढ़े हैं, गांग कुटादिभ्यो युनिन गित। इसमें से हम जो कुटादिगण के धातु हैं कु, गु, ध्रु, नु और धु, ये 5 के रूप हम बना चुके हैं। बचे हुए सारे धातु जो कुटादि हैं वो हलंत है। तो अब हम हलंत धातुओं के रूप बनाने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो इडागम का विज्ञान होना चाहिए, उसका सम्यक अभ्यास होना चाहिए। दूसरी बात अतिदेश की जानकारी होना चाहिए, किन धातुओं के बाद ये ताश प्रत्यय गित हो जाएगा उनकी जानकारी होना चाहिए। और तीसरी बात, जब इडागम नहीं होगा तो हमें साक्षात 2 हलों के बीच में इट के न दिखने पर संधि करना पड़ेगी, तो हल संधियों का अभ्यास होना चाहिए। और चौथी बात, अंग कार्यों का विज्ञान होना चाहिए। तो ताश के लिए बहुत सारे अंग कार्य नहीं हैं, सामान्य अंग कार्य तो 3 ही हैं। अंग कार्य के सामान्य सूत्र तो वस्तुतः 3 ही हैं। अजंत धातुओं के लिए पाणिनि बनाते हैं सा धातु का धातु की ओर। इगंत अंग को गुण होता है सा धातु का धातु प्रत्यय परे होने पर। इस सूत्र का उपयोग हम कर चुके अजंत धातुओं के लुट लकार के रूप बनाते समय। अब हम हलंत धातुओं के रूप बनाने जा रहे हैं। हलंत धातुओं में जो भी अंग कार्य होता है वो उपधा में होता है, अंत में नहीं होता है। ये पाणिनि का विज्ञान है। अजंत धातु है तो आप अंतिम अच को देखिए, और हलंत धातु है तो अंतिम हल को मत देखिए, तब उस हलंत धातु की उपधा को देखिए। जो कुछ भी अंग कार्य होगा उपधा को होगा, और उपधा में भी किसको होगा, उपधा में रहने वाले लघु इक के स्थान पर अंग कार्य होगा। तो पुगंत लघु उपधा से चल लघु पदांगा वयो जो इक,
उसको गुण होता है साधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर। तो यदि धातु के उपधा में लघु ई है, लघु ऊ है और लघु री है तो उसको हम गुण करेंगे। जैसे लिप लेपता, लुप लोपता और त्रिप तर्पता। उपधा में रहने वाला जो ह्रस्व ई है, ह्रस्व ऊ है और ह्रस्व री है, इसी को गुण होगा। और उपधा में रहने वाले किसी भी वर्ण को कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसको बाधता है मृजय वृद्धि। यदि मृज धातु है तो उसकी उपधा में रहने वाला जो ऋकार है इक, उसको गुण नहीं होता, वृद्धि होती है। तो मृज और ता, तो मार्ज और ता मार्ष्ट, ये दो सूत्र हुए। और तीसरा सूत्र है किंगिति च। जब प्रत्यय किदगित होता है तो ता प्रत्यय तो किदगित है नहीं, किंतु कुटादि धातुओं के बाद जब ये आएगा तो गित हो जाएगा। उस समय हमको आवश्यकता पड़ेगी किंगिति च सूत्र की। प्रत्यय यदि गित है और कित है तो इक के स्थान पर जो गुण वृद्धि कहे गए हैं वे नहीं होंगे। तो हमें कितने सूत्र चाहिए? साधातु का आधातु क्यों हो, पुगंत लघु उपधा से च, मृजय वृद्धि और किंगिति च। ये 4 सूत्र हमें चाहिए अंगकारी के लिए। और किंगिति च से गुण निषेध होने के बाद जो इकार उकार के स्थान पर यंगम होता है उसको हम लोग अजंत धातु में पढ़ सकते हैं। तो ये 4 सूत्रों को सामने रख करके हम हलंत धातुओं के लुट तकार के रूप बनाए। ये अंगकारियों के आधार पर हमने बता दिया। धातु में जब भी आप देखिए कि उपधा में लघु ई है तो उसको ए बना दीजिए, लघु ऊ को ओ बना दीजिए, लघु री को अर बना दीजिए, किंतु मृज के री को आर बनाइए। और ये कार्य कब नहीं करना है हमको? जब प्रत्यय कितकित हो। तो कितकित से भिन्न प्रत्यय परे होने पर उपधा में रहने वाले लघु इक के स्थान पर हम गुण करेंगे और मृज धातु की उपधा को हम वृद्धि करेंगे। बस इतना ही अंग कार्य हमें चाहिए। इसके बाद जो बचा वो सारा का सारा संधि का प्रपंच है। इसलिए संधि की तैयारी करके, संधि का सम्यक अभ्यास करके हम हलंत धातु के रूप बनाएं, चाहे तास हो, चाहे स्या हो, चाहे आगे आने वाले कोई प्रत्यय हो। संधि का सम्यक अभ्यास होगा तभी हम इसमें चल पाएंगे, अन्यथा पदे पदे स्खलन होगा। तो अंग कार्य तो इतने ही है। इसलिए अंग कार्य के लिए सर्वत्र हमने विभाजन किया है हलंत धातुओं का अधुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद और शेष। ये इसलिए किया है कि पाणिनि ने अंग कार्य ही इसी क्रम से कहे हैं। तो अधुपद धातुओं के लिए तो अंग कार्य कहा जाता है जितुणित प्रत्यय परे होने पर, अतुपधाय इत्यादि, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अधुपद वर्ग का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। हमको केवल चाहिए लघु इगु पद, जिनकी उपधा में लघु इक है, उसके अंग कार्य हमने आपको बता दिए। आगे हम धातु बताते जाएंगे। उपधा में यदि लघु इक दिखेगा तो आप उसको गुण करेंगे, और यदि मृज धातु होगा तो आप उसको मृजय वृद्धि से वृद्धि करेंगे। और कुटादि धातु है तो गुण नहीं करेंगे, किंगिति च से गुण निषेध कर देंगे। तास प्रत्यय सामान्य प्रत्यय है, हितनित भी नहीं है, किदगित भी नहीं है, इसलिए इसके लिए इतना ही अंग कार्य है। पाणिनि के अंग कार्य बहुत सारे नहीं है, केवल हमको प्रत्यय को पहचान करके उनको लगाना आना चाहिए, इतना ही अंग कार्य है। इसका विचार करके जिस क्रम से हमने इडागम पढ़ा है उसी क्रम से हम धातुओं के रूप निष्पन्न करते चलते हैं। ये सावधानी रखें कि उपधा में लघु इक दिखने पर उसको हम गुण करें, और कुटादि है तो न करें। तो हमने देखा कि ककारांत धातुओं में एक धातु अनिच है, शक। तो शक धातु से ता प्रत्यय है, इडागम नहीं हुआ तो शक्ता। चकारांत धातुओं में 6 धातु अनिच है, पच मुच रिच वच विच सिच। और जो चकार है इसके बाद ता प्रत्यय आ रहा है, तो चो कुछ चकार को हम कुत्थ करें। तो पच पक्ता, वच वक्ता, इनमें जिनकी उपधा में लघु ई सुनाई पड़ रहा है उसको हम गुण कर लें। रिच रेच रेखता, विच वेच वेकता, सिच सेच सेकता, मुच मोच मोक्ता। ये 6 धातु अनिठ हो गए। चकारांत धातुओं में 6 धातु अनिठ हो गए। और अब हम चकारांत वेग धातुओं को देखते हैं।
तंचु धातु हमने पढ़ा उदित है। उदित होने के कारण स्वरति सूति सूयति धुई उदितो वा सूत्र से ये वेच है। तो जब इडागम नहीं हुआ तो तंच और ता अंग कार्य कुछ भी प्राप्त नहीं है। उपधा में लघु एक है तो गुण करना है, अन्यथा उपधा को कुछ करना ही नहीं है, धातु में कुछ भी नहीं करना है, केवल संधि करके जोड़ देना है दोनों को। तो देखिए धातु है तंचु, ये वेच है। जब इडागम होगा तो तंच और इता तंचिता बन जाएगा। इडागम होने पर तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो धातु प्रत्यय को जोड़ा, उपधा के लघु को गुण किया, रूप बन गया। इडागम नहीं होने पर संधि करना पड़ेगी। तो धातु है तंच। यहाँ में ध्यान से देखना चाहिए कि ये धातु जो लिखे हुए हैं धातु पाठ में, हमारी पुस्तक में वैसे ही हैं, इनको आगे संशोधित कर देंगे। धातु पाठ में ये उपधा में जो ना लिखा है, इसकी जगह यहाँ लिखा मिलेगा। ये यहाँ क्यों बना दिया है? उस चकार के कारण इसको स्तोष चुनाष्टु से च्युत करके यहाँ बना के लिख दिया गया। धातु पाठों में सर्वत्र लिखा है। ये अत्यंत भ्रम पैदा करता है विद्यार्थियों की बुद्धि में। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, तो धातुओं के उपधा में जो हमको यम गंधनम दिखते हैं वो सब ना है। यदि उनके बाद झल है तो उसे यहाँ को आप ना बना लीजिए। तो हमने ना बना दिया तंच। यहीं से प्रक्रिया आरंभ करना चाहिए। यदि हम यहाँ से प्रक्रिया आरंभ करेंगे तो हम अटक जाएंगे कि चा को हम का बना लेंगे तो यहाँ को क्या करेंगे। यहाँ को तो अनुस्वार होता नहीं, तो चा झल है तो इसको हमने ना मान लिया। अब चौक से हमने इसको बनाया चाकू का, और उसके बाद ये जो ना है चौकू 8-2 का है, पहले कुत्र होगा, और नश्चा पदांत से झली 8-3 का है, उसके बाद होगा। तो इस ना को हमने अनुस्वार बना दिया तो बन गया तंक, और उसके बाद अनुस्वार से यही पर संभावना 8-4 का है, तो 8-2 फिर 8-3 फिर 8-4। त्रिपादी में इसी क्रम से काम करते हैं। पूर्व त्रिपादी का सूत्र पहले लगेगा, पर त्रिपादी का बाद में लगेगा। तो अनुस्वार को पर के समान बनाया तो पर कौन है? का। तो का के समान क्या बनेगा? अनुस्वार ङ, का खा गा घ ङ। अनुनासिक है और कवर्ग में अनुनासिक है ङ, तो तंगता तंगता तंगतारु तंगतारह। और जब इडागम हो गया तो तंचिता तंचितारु तंचितारह। ये हमने वेट धातु तंचु के रूप बनाए लुट डकार में। अब दूसरा वेट चकारांत धातु हमने लिया वृश्चु। ओ वृश्चु उदित होने के कारण ये भी वेट है। स्वरति सूति सूयति धुई उदितो वा सूत्र से। तो वृश्चु, ये देखिए वृश्च धातु है। इसकी उपधा में हमको शा दिखाई पड़ रहा है। ये शा है नहीं, यह है सा दंत्य। स्तोष चुनाष्टु से ये च्युत होकर के शा बन गया है, तो इसको आप सा समझिए। प्रत्ययता है, ये झला दी है। अब यहाँ संधि करना है, तो चा को प्राप्त है चोकू, उसके पहले प्राप्त है इसको संयोगादि और अंत्यचा सूत्र से। संयोग के आदि में स्थित सकार ककार का लोप होता है झल परे होने पर पदांत में, तो इस सा का हमने लोप कर दिया इसको संयोगादि और अंत्यचा से, तो बच गया व्रज। अब हम इसको चोकू से कुत्त प्राप्त है और वृश्च भ्रज से इसको शत्व प्राप्त है, तो वृश्च भ्रज चोकू का अपवाद है। तो हम यहाँ पर चोकू नहीं करेंगे, हम इस चा को वृश्च भ्रज से शा बनाएंगे। वृष और ता, अब स्टुनाष्टु से ता को स्टुत करके टा बनाया, तो वृष्टा वृष्टा वृष्टारु वृष्टारह। और जब इडागम हो गया, ई लगा दिया, तो ये हल है, ये अच है। हल अच के बीच में कोई संधि नहीं होती, केवल हल को अच से जोड़ देते हैं। अजीनम पर्यण संयोजन, तो चा को इसे मिला दिया तो वृश्चिता वृश्चिता वृश्चितारु वृश्चितारह इडागम होने पर, और वृष्टा वृष्टारु वृष्टारह इडागम ना होने पर। इसके अलावा जितने चकारांत धातु बचे उनको आप मान लीजिए कि वो सेठ है। सेठ है अर्थात उनसे परे आने वाले स्तास प्रत्यय को इडागम होगा, और इडागम होने के बाद हम उनको केवल जोड़ देंगे। जोड़ना निसंधि,
पर जोड़ने के पहले, संधि के पहले विचार करना चाहिए कि पहले अंग का है, बाद में संधि। यदि वहाँ उपधा में लघु एक है तो पुगंत लघु उपधा शिक्षा सूत्र से गुण करके बाद में उसको हम वर्ण संयोग कर देंगे, जैसे मृच और ता। तो मृच और इता, मृच धातु से एक है, मुच धातु अनिट है और मृच धातु से एक है। तो मृच और इता गुण किया उपधा को तो मृच और इता मृचिता, मृच मृच मृचिता, ग्लुच ग्लोच ग्लोचिता, अंच और इता, यहाँ तो कुछ कार्य प्राप्ति नहीं अंग का, तो अंचिता, अंच अंचिता, मच मचिता, शच शचिता, कच कचिता, श्वच श्वचिता। अब कुछ कर देंगे, जो शेष धातु बच गए उनके लिए हमें कुछ नहीं करना। इसको आप निर्णय मान लीजिए कि शेष धातु जो बचेंगे अनिट वेद के बाद, उनमें यदि उपधा में लघु एक है तो उसको गुण करना है और धातु प्रत्यय को जोड़ देना है विदागम करके, बस। इस प्रकार हमने सारे चकारांत धातुओं के रूप बना लिए, अनिट के, वेद के और सेठ के। अब यहाँ ये भी विचार कर लेना चाहिए कि व्यच धातु है, व्यच, ये व्यच धातु भी सेठ है, क्योंकि 6 अनेक धातु में नहीं पढ़ा गया है, तो सेठ है ये। तो व्यच और इता व्यचिता बनेगा। और जो एक वार्तिक आता है गांग कुटादिभ्य सूत्र में, व्यचे कुटादित्व मनसीति वक्तव्यम, कि व्यच धातु से परे अस्य भिन्न जो प्रत्यय आते हैं उनके परे होने पर व्यच धातु को कुटादि मान लेना चाहिए। कुटादि मानने का अर्थ है कि उसके बाद आने वाले प्रत्यय को गित मान लेना चाहिए। तो ये जो अस प्रत्यय है ये कृत है, तो अस से भिन्न कृत प्रत्यय परे होने पर वो गित होगा। और ये ता तारा उतारा जो प्रत्यय है टकार के तिंग है, इसलिए ये प्रत्यय गित नहीं होंगे, तो यहाँ व्यचिता ही बनेगा। और जब त्रिच प्रत्यय आएगा तब विचिता बनाएंगे उससे। ये हमने सारे चकारांत धातुओं का विचार कर लिया।